हेलो स्टूडेंट। कक्षा 8 की सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तक में सामाजिक विज्ञान में पाठ नंबर लेसन नंबर 6 अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव, छठा लेसन हमारा। अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी, लोग क्रांति क्यों करते हैं? अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो और लोग आर्थिक रूप से तबाह हो तो क्रांति तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत दयनीय बन गई थी, बहुत कंगाल हो गए थे। तब ऐसा हुआ था। चलो तुझसे मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करते हूँ, मतलब हमारा इतिहास सब मम्मी पूर्वा को समझाएगी। भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही थी। औरंगजेब के अवसान के बाद की अराजकता भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकी थी। विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकारा है कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य के संगठन बेमिसाल थे। मतलब बहुत बढ़िया हमारा व्यापार चलता था। यही भारत देश 100 वर्षों के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखानों में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना था। मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने, बरतानी हुकूमत जिसे कहते हैं, इन्होंने हमारा देश को बर्बाद कर दिया था। अब सोचिए, कच्चा माल किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है? आपके गांव में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल के उदाहरणों की सूची बनाइए। आपके गांव में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल कहाँ जाते हैं, उनमें से कौन सी वस्तुएं बनती है, उनकी सूची बनाइए। तो हम लेते हैं टमाटर। तो टमाटर हमारा कच्चा माल हुआ, हम बाज़ार में बेच देते हैं। फिर वो कंपनी खरीदती है और कंपनी उससे सॉस या तो केचप बनाकर बेचती है। तो कंपनी के लिए टमाटर क्या हुआ? कच्चा माल हुआ। अब आगे देखते हैं कि अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। आय यानी इनकम, पैसा। किसान वर्ग और खेतीबाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे, मतलब टैक्स लगाया गया। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमाल हो गए। अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे। परिणाम स्वरूप उनकी जमीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी जमीन कर्ज में डूब जाती। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज की प्रथा का शिकार भी बनकर बर्बाद हो गए। खेती बाड़ी टूट गई। इसी बीच 1970 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। बहुत खराब अकाल हुआ 1770 में। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु होगी। मतलब खाना न मिलने से बहुत सारे लोग मिल गए। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की। मतलब ऐसे समय में भी प्रजा को हैरान करने से भाज नहीं आई ये ब्रिटिश हुकूमत। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की। जमीन का स्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाना, यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार कर लिया। दूसरी तरफ तनतोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप सहकर जमीन जोतकर फसल पैदा करने वाले का शोषण होता रहा। ये उनकी दूसरी नीति थी। अब आगे देखते कि जमीन महसूल का क्या तात्पर्य है। हम सब कौन कौन से कर भरते हैं, उनकी सूची बनाइए। वर्तमान समय में अकाल पड़ने पर लोगों को कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो फिर अंग्रेज काल में पारावार कठिनाइयाँ क्यों झेलनी पड़ती थी? तो हम जमीन महसूल, मतलब हमारी जो ज़मीन है उनकी महसूल कर हम अदायगी करते हैं सरकार को। वो अभी नाम मात्र का ही है। ऐसे बहुत सारे हम टैक्स है जो हम उसके ऊपर भरते हैं। वर्तमान समय में इसीलिए कम अकाल के भरत पड़े। एक तो हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होने के बाद सिंचाई के बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है और सरकार भी राहत कोष चलाती है, तो इससे हमें अकाल की इतनी कठिनाई
नहीं होती। ये चित्र में हम देख सकते हैं कि ये भारतीय किसान हैं जो बर्बाद हो गए थे। इनके खेत के औजारों को देखो, और ये है कॉर्नवालिस। अब देखते हैं सामाजिक जीवन को ग्रहण लग गया, मतलब हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग था, मतलब सोशल रियलिटी थी हमारी, सामाजिकता, वो भी तकलीफ में आ गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में महसूल वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। अंग्रेजी राज्यतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी ग्राम स्वराज्य की प्रथा नष्ट हो गई। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव एक छोटे गांव तंत्र जैसा था। ग्राम पंचायत ही गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। देश की मेरुदंड जैसी यह ग्राम स्वराज्य की संस्था थी। बाहरी आक्रमणों के समय और सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम स्वराज संस्थाएं अडिग खड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति से यह संस्था नष्ट हो गई, मतलब हमारा जो सामाजिकता था वो टूट गई। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अपनाई थी उसने लोगों में भय पैदा कर दिया। लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती थी। ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हुई। आगरा में ऐसा फरमान जारी किया गया था कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज को सलाम करेगा। यदि ऐसा न किया जाए तो वह दंड या सजा का पात्र माना जाता। परिणाम स्वरूप अंग्रेज के प्रति भारतीयों के दिलों में रोष और नफरत की भावना उत्पन्न हुई और क्रांति की ओर वो मुड़ गई। मतलब अंग्रेज सरकार ने तरह तरह के कायदे कानून लाकर हमें परेशान करना रखा। अब देखते हैं हमारा व्यापार और उद्योगों का विनाश कैसे हुआ। तो भारत के करघे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी। ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बहुत बड़ी माल थी। ये कपड़ा इतना महीन था कि दिया सलाई के एक छोटे से बक्से में भी पूरा का पूरा ताका समा जाता था। कपड़े के अतिरिक्त शोरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और इसके बदले में भारत में बेशुमार सोने चांदी का आयात होता था। मतलब हम ये सारी चीज़ें बेचकर गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना चांदी खरीदते थे। अंग्रेज शासन लागू होते ही हम अभी आगे देखते हैं कि अब आगे और क्या होता है। तो अंग्रेज शासन लागू होते ही यह स्थिति बदल दी गई। सोने चांदी का प्रभाव उल्टी दिशा में बहने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों ने केवल बंगाल में से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपये मात्र 200 को के शासन में ले गए थे। उस जमाने में तो ये रकम बहुत बड़ी थी। विचार करें कि पूरे देश में से कितनी संपत्ति अंग्रेजों ने एकत्र की होगी। अपने दादा दादा से जानकारी प्राप्त करें कि आज लाखों और करोड़ों रुपए की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आज से 50 साल पहले 1000 रुपये की क्या कीमत थी। रुपये की कीमत क्यों घट गई? रुपये गाड़ी के पहिए जैसे थे क्यों? क्योंकि आज बहुत रुपये की कीमत घटी है। उस जमाने में 1000 रुपया 50 साल पहले तो आज से लाख रुपये से भी ज़्यादा होता था। भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में से एकत्र किए हुए रुपयों की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना जकात यानी कि कोई भी टैक्स के आता था, जबकि भारत के कपड़े पर 80% जकात डाला गया। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाला माल भारत में ही महंगा पड़ने लगा। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्त उद्योग तथा उद्योग धंधे नहीं चल सके। इस अंग्रेज नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु सीने, कागज, नाव आदि बनाने आदि अनेक कारीगरी उद्योग नष्ट हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे भारत के ग्राम्य कारीगरों की गरीबी बढ़ती गई थी। ये सारे कारीगर अपने अपनी कला में हुनरमंद थे और बहुत अच्छा कार्य करते थे, लेकिन समय समय पर ये सारा पूरा नष्ट हो गए। देखो भारत के गृह उद्योग की दुर्दशा क्या हो गई। ये जो बड़े मोची का काम करने वाला है, मटका का काम करने वाला, ये गहने बनाने वाला, भट्ठी पे काम होने वाला पूरा खराब हो गया। अभी देखते हैं हम सुधारों के प्रति संदेह। विलियम बेंटिक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा का धीरे धीरे फैलाव हुआ था। उदार विचारधारा मतलब किसी का शोषण नहीं करना, ऐसा।
यह परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत तक भी पहुंचा। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में रुचि रखने लगे। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिक ने अनुपात में अधिक मान सम्मान प्राप्त कर लिया। बेंटिक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने वाले को मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी गई। राजा राममोहन राय और अन्य सुधारक सती होने के राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। बेंटिक ने इन सुधारों के निवेदन को सुनकर सती होने के रिवाज पर प्रतिबंध लगाते हुए एक कानून 1829 में लागू कर दिया। सती होना मतलब जिसका पति मर जाए उसकी स्त्री को जबरन उसकी चिता में जिंदा ही डालकर जला दिया जाता था। अब आगे देखते हैं कि बेंटिक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग चाहता था। ऐसे कुरिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़िवादी लोग संदेह की नज़र से देखने लगे। उनको लगा कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पारित किया था, परंतु उस पर अमल नहीं होता था। अंत में बेंटिक के समय में शिक्षा समिति की रचना हुई। ईस्वी सन 1834 में मैकाले नामक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। मैकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनवांछित लाभ नहीं मिला। अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय खोने लगे। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस शिक्षा पद्धति का विरोध हुआ। महात्मा गांधी जी तो उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और इनमें से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्तित्व निर्मित होने लगे। मतलब आज़ादी की चळवळ भी इससे शुरू हुई। तो आज हम जो शिक्षा पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, आज हम जैसे पढ़ रहे हैं, वो मैकाले द्वारा दाखिल की गई शिक्षा पद्धति हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति इससे कई ज़्यादा अच्छी थी। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और माल के आवागमन के लिए यातायात की और संदेश व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। मतलब औद्योगिक क्रांति हुई, मतलब कारखाने लगाए तो उसका माल लाना ले जाने के लिए बड़े बड़े साधन चाहिए। यातायात के लिए आने जाने के लिए, यातायात के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए संदेशा व्यवहार की व्यवस्था भी की और इसके लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। हिंद में भी उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा तथा सैन्य अंकुश भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1853 में मुंबई और थाना के बीच रेलवे की शुरुआत हुई थी। पूरा भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब दौड़ी थी? 1853 में, वो भी मुंबई यानी कि आज का बॉम्बे और मुंबई से लेकर थाना के बीच में। भारत जैसे विशाल देश के हर एक भाग पर नज़र रखने और विदेशी राज्यों को संदेश देने के लिए आवश्यक प्रतीत होने पर ईस्वी सन 1854 में डाक और तार संदेश की अत्याधुनिक पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छापखाना और समाचार पत्रों का प्रसार भी बढ़ना शुरू हुआ। तो डाक के बारे में तो हम थोड़े बहुत परिचित हैं। आज पोस्ट विभाग है, लेकिन हम कल पोस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट डे भी गया, लेकिन हम उसके बारे में कम ही जानकारी रखते हैं। कल 9/10/2020 तो 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। पोस्ट कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, उसकी किस तरह से लिखते क्या नहीं, वो अपने मम्मी पापा से जानकारी प्राप्त करें। और तार क्या होता है वो आपके दादा दादी अथवा आपके पापा ने यदि देखा हो, समझाओ, तो वो आपको बताएंगे। आज तो तार है नहीं, बंद कर दिया गया, लेकिन पुराने ज़माने में जब टेलीफोन की सुविधा नहीं थी तब झड़पी संदेशा व्यवहार के लिए तार की आवश्यकता थी। शायद आप लोगों ने पुराने टेलीफोन के खंभे देखे होंगे, इस तरह की ही तार की लाइनें हुआ करती थी। सैमुअल मोर्स कहते हैं उसे, मोर्स कोड भी कहते थे, जो सैमुअल मोर्स ने इस पद्धति को खोजा था। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेजों के हित के लिए थे, फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रवाहों से अवगत हुआ, जिन्होंने देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में
खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। तो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन उसका लाभ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी मिला। तो इस तरह से अंग्रेजी सल्तनत ने हमारे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को वेग भी दिया, और दूसरा कि हमारा बहुत सारा शोषण भी उन्होंने किया। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत आज गरीब देश बना दिया उसे। स्वाध्याय तो आप लोगों को पाठ के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है।